हाँ, तो देखिए जितने भी बच्चे क्लास 11th के हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जितने भी क्लास 11th के हैं और उनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो देखिए हमारी जो क्लास 11th वाली है इसमें देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है 3, ठीक, और जिसका नाम है प्लांट किंगडम, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम हमारा जो चैप्टर 3 है उस चैप्टर की आज हमारी दूसरी क्लास है। तो जितने भी बच्चे की अब जब क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है, क्लास हमारी दूसरी स्टार्ट है, तो आज देखिए हमें दूसरी क्लास के अंदर पढ़ना है। इससे पहले मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी सेकंड क्लास है। तो देखिए सेकंड क्लास से हमारी बात हो रही है प्लांट किंगडम की, जब बात हो रही है प्लांट किंगडम की, ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्लांट किंगडम को ऐसा है कि हमने साइंटिस्टों ने उन्हें 2 ग्रुप्स के अंदर में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सीड्स। इधर वो है जहाँ पर सीड्स क्या हैं, यहाँ पर सीड्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, और इधर वो प्लांट्स हैं जहाँ पर सीड्स क्या हैं, यहाँ पर सीड्स क्या हैं, यहाँ पर सीड्स क्या हैं, एब्सेंट। तो इधर की साइड पर सीड एब्सेंट है और इधर की साइड पर वो कैटेगरी रखी है प्लांट्स की जहाँ पर मुझे सीड्स मिलते हैं। तो जहाँ पर मुझे सीड्स मिलते हैं या जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स आते हैं, जिसमें सीड्स मिलते हैं, जिसके अंदर सीड बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेनरोगेमी, और जहाँ पर सीड्स नहीं बनते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगेमी। इतनी बात को ध्यान रखें, ठीक। क्रिप्टोगेमी, तो क्रिप्टोगेमी का मतलब ये है कि यहाँ पर सीडलेस प्लांट्स, यहाँ पर सीड नहीं मिलेंगे, और फेनरोगेमी का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट्स, यहाँ पर सीड मिलेंगे आपको देखने के लिए। अगली कंडीशंस में तो जो मेरे क्रिप्टोगेम्स हैं इसके अंदर देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा 3 प्लांट्स की कैटेगरी हैं, इन्हें हमने रखा है। ये भी प्लांट्स की कैटेगरी है, ये भी प्लांट्स की कैटेगरी है, ये भी प्लांट्स की कैटेगरी है। इधर हमने जिम्नोस्पर्म को रखा है, उसके बाद हमने एंजियोस्पर्म को रखा है, ये भी प्लांट्स की कैटेगरी है। बट यहाँ पर हमें देखने के लिए प्यारे बच्चों सीड्स मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने के लिए सीड्स नहीं मिलते हैं। इतनी बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे प्लांट्स की, सीडलेस प्लांट्स की। तो जब हम बात करें सीडलेस प्लांट्स की, सीडलेस प्लांट्स अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सीड क्या है, यहाँ पर सीड क्या है, एब्सेंट, यहाँ पर सीड क्या है, एब्सेंट, ठीक है। तो जो सीडलेस प्लांट्स हैं उसे हमने 3 डिविजन्स के अंतर्गत बांटा। पहली डिविजन्स है मेरी थैलोफाइटा, दूसरी डिविजन्स है हमारी ब्रायोफाइटा और तीसरी डिविजन्स है हमारी टेरिडोफाइटा, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा ब्रायोफाइटा को अभी अलग कर दीजिए, टेरिडोफाइटा को अलग कर दिए। आज हम अपनी जो क्लास है तो हमारी क्लास में देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे आज थैलोफाइटा की। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि थैलोफाइटा के अंतर्गत भी हमने कई कैटेगरियाँ बनाई हैं। एक तो है हमारी एल्गी, दूसरी है ब्लू ग्रीन एल्गी और तीसरी है हमारी फंजाई। यहाँ पर हमने जब प्लांट्स की कैटेगरी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं प्लांट्स वो होते हैं जहाँ पर हमें देखने के लिए शैवाल मिलती है, यानी कि प्लांट्स वो होते हैं जहाँ पर देखने के लिए मुझे शैवाल मिलती है। तो प्लांट्स का सबसे पहला मेन लक्षण, मेन कैरेक्टर से यह है कि उसकी जब हम प्लांट की सेल देखते हैं तो उसकी सेल के अंतर्गत मुझे शैवाल देखने के लिए मिलती है। अगर मैं एल्गी की बात करता हूँ तो यहाँ भी मुझे शैवाल देखने के लिए मिलती है। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो हमें भी प्यारे बच्चों यहाँ पर भी देखने के लिए क्या मिलती है, शैवाल। उसके अलावा हम बात करते हैं फंजाई की, तो यहाँ भी मुझे देखने के लिए शैवाल मिलती है। बट आज के अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, आज के हम जो हमारे प्लांट्स हैं उस प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो देखिए थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत से इस समय पे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। देखो नाम आ रहा है शैवाल, ठीक, नील हरित शैवाल, या इसका दूसरा नाम क्या है,
साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, तो देखिए साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं हम, यहाँ पर इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें शैवालों के देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मुझे शैल वाली भी मिल रही है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें शैवालों के एल्गी के देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं नील शैवाल में जो कि इसमें कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए बैक्टीरिया के मिलते हैं। लेकिन हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं और फंजाई की बात करते हैं, मुझे यहाँ भी देखने के लिए क्या मिलती है, सेल वॉल। बट डिफरेंट यहाँ पर यह है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये किसी के ऊपर डिपेंड हैं। लेकिन इस समय की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर से ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई को अब हटा दिया गया है, इन्हें हटा करके अलग कर दिया गया। तो आज हम थैलोफाइटा की बात करेंगे, तो थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत केवल हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई को हटा दिया है, जिसे हमने पिछले चैप्टर में, पिछले अध्याय में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अच्छी तरह से पढ़ा। तो देखिए आज हम थैलोफाइटा अंतर्गत की बात करें तो आज हम देखिए शैवाल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में शैवाल क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम शैवाल, एल्गी, तो हम बात कर रहे हैं एल्गी की। तो जब हम बात कर रहे हैं तो एल्गी की, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर में एल्गी क्या है। पहले गौर से और ध्यान से यहाँ पर देखिए कि ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, और उस पानी के अंतर्गत मुझे ये हरी हरी पानी की जो सतह है उसके ऊपर हरी हरी ये संरचना दिखाई दे रही है, ये हरी हरी संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, इसे हम देखो अपनी भाषा में कहते हैं काई। काई का मतलब होता है शैवाल। ठीक, ये हरी हरी संरचना हमने देखो बहुत सारे तालाब, झील, उसके अलावा नदियाँ और भी बहुत सारे पोखर, गड्ढे वगैरह होते हैं, हमने वहाँ देखा है। उसके अलावा हमने वहाँ भी देखा है कि बरसात के दिनों में जब पानी किसी प्रकार से हमारी छत से टपकता रहता है, हमारी छत से जब पानी बहता है, तो जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहता है तो वहाँ पर भी हमने हरी हरी संरचना देखी, जैसे हम कहते हैं काई। तो काई क्या है, वो एल्गी है। काई क्या है, वो एक एल्गी। तो ये एक ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ग्रीन संरचना जो हमें दिखाई देती है, जहाँ पर पानी होगा उस पानी के आसपास हमें दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए मेरा कोई नल है, अगर नल की बात करते तो वहाँ पर पानी चलता है तो हम उसके आसपास हमें हरी हरी संरचना दिखाई दे जाती है, जैसे हम कहते हैं काई। तो जिसे हम क्या कहते हैं, काई। जिसे हम कहते हैं काई। तो देखिए ये जो संरचना दिखाई दे रही इसी को हम कहते हैं एल्गी, एल्गी, एल्गी। ठीक है, तो देखिए द टर्म एल्गी इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी सालों तक इसके ऊपर अध्ययन किया, इसे समझाया, तो उन्होंने इस जैसी संरचना का नाम एल्गी दिया। तो ऐसे साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1754 के अंतर्गत इन्होंने कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने इसे नाम एल्गी दिया था। सबसे पहले नाम इस संरचना को एल्गी नाम किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये कैरोलस लीनियस ने जो नाम दिया था, अब हम बात करें कि जो ये संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्गी। एल्गी वो होती है जिसका अध्ययन हम एल्गोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो स्टडी ऑफ एल्गी यानी कि एल्गी का अध्ययन, यानी कि शैवालों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी इज आल्सो नोन एज द एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो हम इसे एल्गोलॉजी कह सकते हैं, हम इसे फाइकोलॉजी भी कह सकते हैं। दूसरी बात, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। दूसरी बात है फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो आखिर में हमें यहाँ पर ये देखना है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्गी के ऊपर सबसे ज़्यादा अध्ययन किया। पहले ऐसा कौन सा साइंटिस्ट, जनक उसे कहते हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फादर या जनक हम उसे कहते हैं जिस साइंटिस्ट ने उसके ऊपर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अध्ययन किया हो।
उसका नाम है देखिए फेलिक्स यूजेन फ्रिस, फेलिक्स यूजेन फ्रिस, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, ठीक। इन्होंने एल्गी पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, एल्गोलॉजी का जनक कहते हैं या फाइकोलॉजी का जनक है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। आखिर में हमें ये समझना है कि ये तो हमारे विदेशी राइटर थे, ये हमारे विदेशी साइंटिस्ट थे, तो विदेशी साइंटिस्ट ने बहुत सारा अध्ययन किया, लेकिन उसके बावजूद हम बात करते हैं भारत देश की, तो भारत में भी बहुत ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने उसके ऊपर अध्ययन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले थे एम.ओ.पी. आयंगर, एम.ओ.पी. आयंगर, ठीक। तो एम.ओ.पी. आयंगर क्या है, हमारे इंडियन फाइकोलॉजिस्ट। दूसरी बात हम बात करते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शब्द आ जाए फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी को गौर से देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स है, फाइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं फाइकोलॉजी, देखिए फाइकोलॉजी में देखिए दो शब्द हैं, एक है मेरे पास फाइको और दूसरा है लोगोज। तो ये दो क्या हैं, ये दो सेंस क्या हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो फाइकोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक। तो फाइकोज मीन्स सीवीड्स का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। जो मेरा समुद्र है या समुद्र के आसपास हमने बहुत सारी देखो, बहुत छोटी छोटी खरपतवार देखिए, घास जैसी चीज़ संरचना देखिए, उसी को हम कहते हैं सीवीड्स यानी समुद्री खरपतवार। दूसरी बात लोगोज मीन्स होता है टू स्टडी, इसका अध्ययन करना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फाइकोलॉजी वो है जिसके अंतर्गत हम क्या, स्टडी ऑफ एल्गी, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, एल्गी का अध्ययन। तो अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखिए आगे चलते हैं एल्गी। तो यहाँ पर देखिए गौर से एल्गी की बात की जा रही है, देखिए एल्गी, पहले यहाँ पर देखिए एल्गी को। तो देखो अभी हमने बताया कि देखो जहाँ पर भी पानी भरा होता है, जैसे गड्ढे हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, जहाँ पर भी पानी भरा होगा, तो प्यारे बच्चों वहाँ पर देखिए हमें ऐसी ऐसी ग्रीन संरचना दिख रही है, दिख रही है आपको, ग्रीन स्ट्रक्चर। ग्रीन स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज द एल्गी। इसी स्ट्रक्चर से, इसी संरचना को सच स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्गी। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्गी, इज नोन एज एल्गी। ये दिख रही है आपको, एल्गी 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 एल्गी। तो ये एल्गी है, इसे हम कहते हैं एल्गी। तो ये कि ज़्यादातर हम इसकी कंडीशन देखते हैं, मोस्टली कंडीशन में ये मुझे एक्वाटिक कंडीशन मिलती है, अर्थात इसके लिए वाटर मस्ट भी कंपलसरी टू ग्रो। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा क्या है इसके लिए ज़रूरत, यानी कि इसके नेचर को अगर हम देखते हैं तो मुझे नेचर इसका कैसा दिखाई देता है, ज़्यादातर एक्वाटिक। अब देखिए हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। तो दीज आर द थैलॉइड्स। पहली बात हम इसे ये कह सकते हैं कि आखिर में ये एल्गी है क्या, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दीज आर थैलॉइड्स, थैलॉइड्स, ठीक। यहाँ पर हमने शब्द यूज किया थैलॉइड्स। थैलॉइड्स अर्थात रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। थैलॉइड्स ऐसी संरचना को, ऐसी स्ट्रक्चर्स कहते हैं जिसके अंतर्गत मुझे न तो रूट मिल रही है, नहीं मुझे स्टेम मिल रहा है, और नहीं मुझे लीव्स मिल रही है। तो ऐसी संरचना होती जो बहुत दिखने में सिंपल है और उनकी बॉडी के अंदर मुझे ऐसी कोई संरचना नहीं दिखती है, उसी को हम कहते हैं थैलॉइड, सूखा है, इसे हिंदी में कहते हैं सूखा है, थैलॉइड्स। तो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है मेरी, थैलॉइड्स। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, थैलॉइड्स। इस स्ट्रक्चर्स को गौर से देखिए, तो इस स्ट्रक्चर्स में प्यारे बच्चों मुझे रूट, स्टेम और लीव्स नहीं दिखाई दे रही है। तो जिसके अंतर्गत हमें प्यारे बच्चों ये चीज़ नहीं दिखाई देती है, उसी को हम कहते हैं थैलॉइड्स। तो पहली बात यहाँ पर ये समझ गए हम अच्छी तरह से कि जो मेरी एल्गी है वो क्या है, एक थैलॉइड्स। तो एल्गी क्या है हमारी, थैलॉइड्स। अगली बात एल्गी आर। पहली बात अब हम देखते हैं एल्गी आखिर में, तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। एल्गी वो होते हैं जिसके अंतर्गत मुझे क्लोरोफिल मिलता है, यानी प्लांट्स का कैरेक्टर्स क्लोरोफिल मुझे मिल रहा है। दूसरी बात
सिंपल थैलॉइड, ये क्या है, एक सिंपल थैलॉइड है। तीसरी बात ऑटोट्रॉफिक, ये क्या है, ऑटो। चौथी बात लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश एज वेल एज मेराइन वाटर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहली बात एल्गी वो होते हैं जिसके अंतर्गत मुझे देखने के लिए, जिसकी बॉडी में देखने के लिए मुझे क्या मिला, क्लोरोफिल। तो देखिए एल्गी वो है जिसके बॉडी के अंदर मुझे दिखने के लिए क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल। ये तो देखो लिखा है क्लोरोफिल भी नहीं। दूसरी बात सिंपल थैलॉइड, सिंपल थैलॉइड का मतलब क्या है, रूट स्टेम एंड लीव्स इसकी बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती है, इसे कहते हैं थैलॉइड। अगली बात ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब यह है कि वो खाना अपने आप बना सकते हैं, ठीक। और लार्जली रूप से अगर देखा जाए तो मोस्टली रूप से इसकी कंडीशंस ऐसी होती है, ज़्यादातर हमें देखने के लिए कैसी मिलती है, एक्वाटिक, या हमें फ्रेश वाटर मिल जाएंगे। उसके अलावा ऐसा वाटर है जैसे कि मैराइन वाटर है जहाँ साल्ट की मात्रा अधिक होती है, तो मुझे उस पानी में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश एंड मैराइन ऑर्गेनिज्म। ये इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जहाँ पर मुझे सारी चीज़ मिल जाती है जो कि प्लांट्स के लिए एक होनी चाहिए। पहली बात देखिए, थोड़ा हम समझते हैं क्लोरोफिल बेयरिंग। क्लोरोफिल बेयरिंग का मतलब है कि एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल की बॉडी के अंतर्गत, यानी क्लोरोफिल की जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर हमें देखने के लिए क्लोरोफिल मिल रहा है। उसके अलावा अदर अन्य वो पिगमेंट भी मिल रहे हैं जो क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पर बात है, जब क्लोरोफिल इसकी बॉडी में है, ठीक, अगर एल्गी की बॉडी के अंतर्गत क्लोरोफिल है तो प्यारे बच्चों ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक, फोटोसिंथेसिस करेगा, अर्थात ये क्या है, अपने आप खाना बना लेगा। यानी क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या मतलब, सेल्फ प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस मेथड। भैया क्लोरोफिल तो उसकी बॉडी में है, अदर पिगमेंट सारी चीज़ मिल गई तो वो अपने आप खाना बना लेगा। प्लांट्स का भैया पहला कैरेक्टर अच्छी तरह मिल गया। प्लांट्स का पहला कैरेक्टर यही होता है, वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। दूसरी बात सिंपल थैलॉइड, यानी कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। इसकी बॉडी की बात करते हैं तो इसकी बॉडी में न तो मुझे जड़, तना, पत्ती, इसकी बॉडी नहीं विभेदित है, यानी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, एक सिंपल थैलॉइड है। अगली देखिए कंडीशन हम और समझते हैं आगे। दे आर यूनिसेल्यूलर टू मल्टीसेल्यूलर। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसे थोड़े गौर से देखें और गौर से देखने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करें और समझें तो हम ये कह सकते हैं प्रकृति जो है, इस जो वातावरण है, इस वातावरण के अंतर्गत हमें देखने के लिए एल्गी मिल रही है। बट हम ये कह सकते हैं कि एल्गी वो स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंतर्गत मुझे रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों में से नहीं मिलती है। और इसकी कंडीशन ये है कि ये हमें एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक भी मिलते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर, कुछ ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का यूनी का मतलब होता है वन, ठीक, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। तो इनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी है। और मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। तो इनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी है। तो ऐसे हम देखते हैं पहली बात एल्गी जो कि बॉडी कैसी क्या है, केवल एक सेल से मिल करके बनी है। जैसे यूनिसेल्यूलर की बात करें, जैसे कि मेरा क्लोरेला, अगर हम क्लोरेला की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे वन सेल मिली। इसकी बॉडी ऐसी है कि यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, एक सेल। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर देखने के क्लेमाइडोमोनास की, तो ये है मेरे पास क्लेमाइडोमोनास, ठीक, और ये भी है क्या मेरे पास, क्लेमाइडोमोनास। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करता हूँ या मैं क्लोरेला की बात करता हूँ तो दोनों की बॉडी मुझे एक ही सेल की मिलती है। फ़र्क इतना है कि क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत मुझे देखने के लिए फ्लैजेला मिलेगा, जबकि क्लोरेला के अंतर्गत रहेगा किसी भी प्रकार का मुझे फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर नो फ्लैजेला, यहाँ फ्लैजेला नहीं मिल रहा, यहाँ फ्लैजेला। दोनों की बॉडी यूनिसेल्यूलर,
यानी कि एक कोश की है। उसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे शैवाल मिलते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर के बनी है, जैसे कि सारगासम, जैसे कि शार्गासम। शार्गासम को देखिए, शार्गासम की एल्गी है, लेकिन इसकी हम बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी क्या है प्यारे बच्चों, मल्टी सेलुलर। ठीक, बहुत सारी सेल्सों से मिलकर के बनी है। तो वो है मेरे पास शार्गासम है, मेरे पास मल्टी सेलुलर, और क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है हमारे पास यूनिसेलुलर। अब देखते हैं आगे वाला कुछ हम कैरेक्टर्स देखते हैं एल्गी का। क्या आगे वाले कैरेक्टर्स की बात करते हैं एल्गी की, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, उसके अलावा मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे जिसके अंदर मुझे देखने के लिए यूनिसेलुलर मिलेंगे, और बहुत सारे एल्गी ऐसे जिसके अंदर देखने के लिए मुझे सेक्स ऑर्गन्स क्या मिलेंगे, मल्टी सेलुलर। बट जैकेट सेल्स आर एब्सेंट, लेकिन इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये मेन फीचर्स है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत मुझे जैकेट सेल्स नहीं पाई जाती। भैया आखिर में जैकेट सेल्स है क्या, ये शब्द तो आ गया जैकेट सेल्स, हमें इसकी बॉडी के अंदर नहीं मिल रहे हैं। इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उस सेक्स ऑर्गन्स में हमें देखने के लिए जैकेट सेल्स नहीं मिलती हैं, एल्गी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर शब्द आ गया देखो जैकेट्स। आखिर में जैकेट सेल्स क्या है, अगर मान लीजिए हम किसी प्रकार से बात करें इसके सेक्स ऑर्गन्स की, तो किसी भी प्रकार से अगर हम इसके सेक्स ऑर्गन से बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन्स के बाहर एक देखिए लेयर्स बनी होती है, कवरिंग लेयर्स, एक कवर्ड लेयर्स होती है। ये देखो सिंगल सेल की बनी हुई एक लेयर है, ठीक, जो कहीं न कहीं इसे प्रोटेक्शन दे रही है इन सेक्स ऑर्गन्स को। ठीक, तो सेक्स ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्शन देती है उसी को हम कहते हैं जैकेट सेल्स, उसी को हम कहते हैं जैकेट सेल्स या लेयर। जैसे मान लीजिए कि मेरे शरीर को इस समय पर प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, ये शर्ट दे रही है। ठीक, इसी प्रकार के जो हमारे एल्गी होते हैं, एल्गी के अंदर पाए जाने वाले जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उन सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जैकेट सेल्स नहीं पाई जाती हैं। तो आखिर में हमें समझना है कि ये जैकेट सेल्स है क्या। पहली बात, सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स को चारों तरफ से क्या, वो प्रोटेक्ट करती रहती हैं। यहाँ पर जैकेट सेल्स एल्गी के अंदर किसी भी प्रकार की नहीं पाई जाती हैं, तो ये जैकेट सेल्स यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। अगली बात नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, जो कि गैमीट फ्यूजन के बाद होता है। तो पहले यहाँ पर समझिए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एल्गी की, तो मान लीजिए ये दो गैमीट हैं, ये हैं दो गैमीट। जब ये दो गैमीट आपस में आएंगे तो इनका क्या होगा, यहाँ पर फ्यूजन। तो ये हो गया यहाँ पर फ्यूजन, ठीक, फ्यूजन हो गया, या हम इसे कह देते हैं फर्टिलाइजेशन, या हम इसे कह देते हैं प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक, मिल करके अब अगली संरचना हमारी बनेगी जाइगोट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ पर जाइगोट तो बनना है, शैवालों के अंतर्गत यहाँ पर जाइगोट तो बनना है, लेकिन जाइगोट के बाद जो अगली संरचना होती है उसे कहते हैं हम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनना है। अब जाइगोट से डायरेक्ट माइटोसिस होगी तो मेरे पास ये डिप्लॉइड सेल्स बनेंगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर जाइगोट से बाद उसके बाद यहाँ के अंदर जाइगोस्पोर बने, उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है जाइगोस्पोर, ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोस्पोर में, और जाइगोस्पोर में जब म्यूसिस होगी है, या इस जाइगोट के अंदर जैसे ही म्यूसिस होगी, या तो हम इसमें म्यूसिस कर दूँ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जाइगोटिक म्यूसिस, जाइगोटिक म्यूसिस, ठीक है। तो जाइगोटिक म्यूसिस की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे देखने के लिए, हैप्लोटेट्राइड सेल्स मिलती हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलती है, हैप्लोटेट्राइड सेल्स, यानी कि हमें एक तरह के क्या मिल जाते हैं, स्पोर।
तो हमें यहाँ पर देखने के लिए हम यहाँ पर ये हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम शैवालों की बात करते हैं तो यहाँ पर नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस बात का अच्छे ध्यान रखें। तो एल्गी वो है जहाँ पर किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें जैकेट सेल्स नहीं मिल रही है। ये एक कॉमन कैरेक्टर्स चल रहे हैं हमारे शैवालों एल्गी के। अगली बात तो सेल वॉल ऑफ एल्गी। अगर हम एल्गी की सेल वॉल की बात करते हैं तो मान लीजिए ये है एल्गी और एल्गी के ऊपर हमें एक बॉल मिलती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल पहली बात ये है कि यहाँ पर देखने के लिए मुझे सेल्यूलोज की मिलती है, उसके अलावा सेल्यूलोज के साथ साथ में अदर मटेरियल्स भी हो सकता है। तो इसकी सेल वॉल की बात करता हूँ, सेल वॉल मोस्ट रूप तो सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ में उनमें अदर मटेरियल्स भी हो सकते हैं, उसमें पैक्टोज भी हो सकता है, उसमें गैलेक्टोज भी हो सकता है, उसमें और भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ज़्यादातर सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड अदर मटेरियल्स की बनी होती है। अगली बात देखिए, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट इन एल्गी। तो जितने भी मेरे एल्गी हैं, हम जितने भी एल्गी की बात करेंगे, अभी हम धीमे धीमे जो मेरा एल्गी है, एल्गी का हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के एल्गी हमें मिलते हैं। तो हमें देखिए यहाँ प्यारे बच्चों में एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो हम ये कह सकते हैं हमें जितने भी प्रकार के हमें एल्गी मिल रहे हैं, ज़्यादातर उन एल्गी की बॉडी के अंदर हमें देखने के लिए पहली बात क्लोरोफिल ए मिलेगा, दूसरी बात बीटा कैरोटीन मिलेगा। बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए ये हमें सभी एल्गी के अंदर मिलते हैं, ठीक। ये है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। तो इसीलिए ये चीज़ हमें क्लोरोफिल ए सबके अंदर मिल रहा है, तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। तो यहाँ पर ये देखो प्रश्न आ जाएगा कि एल्गी के अंतर्गत यानी कि एल्गी में यूनिवर्सल पिगमेंट क्या है। तो एल्गी की बॉडी के अंदर यूनिवर्सल पिगमेंट क्या है, मेरे पास क्लोरोफिल ए है और बीटा कैरोटीन है। तो क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन क्या है, एक यूनिवर्सल चीज़ उसे कहते हैं जो मुझे ज़्यादातर इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसमें देखने के लिए उन सब में मिल रही है। तो उसी को कहते हैं हम यूनिवर्सल। अगर हम एल्गी की देखिए बात करते हैं उसके कुछ हैबिटेट्स को लेकर के कि आखिर में एल्गी के जो हैबिटेट्स होते हैं, हैबिटेट्स का मतलब होता है वो किन किन आवासों में किन किन ऐसा जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वो मिलते हैं, वो कौन सा आवास है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा देखने के लिए एल्गी एक्वाटिक मिलेंगे, एक्वाटिक हैबिटेट में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, एक्वाटिक हैबिटेट। उसके अलावा हम देखते हैं तो हमें देखो कुछ देखने के लिए हमें टेरेस्ट्रियल भी मिल जाते हैं, अर्थात ज़मीन पर मिल जाते हैं, स्थल पर मिल जाते हैं। उसके अलावा अदर अनयूजुअल हैबिटेट्स, अदर अनयूजुअल हैबिटेट्स का मतलब होता है वो और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो मुझे कहाँ देखते हैं, एक्वाटिक में। उसके अलावा देखिए हमें टेरेस्ट्रियल भी दिख जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें एल्गी ज़्यादातर बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर हमें देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन हम ये कह सकते हैं हमें एक्वाटिक कंडीशन में ही देखने के लिए मिलेंगे। अब एक्वाटिक कंडीशन में अगर ये मिल रहे हैं तो कंडीशन कई हो सकती हैं, एक्वाटिक कई कंडीशन हो सकती हैं। एक्वाटिक में ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं एक्वाटिक एल्गी की बात करता हूँ, जो एक्वाटिक हैबिटेट की बात सकता हूँ, तो हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे फ्रेश वाटर मिलेंगे। फ्रेश वाटर वो होता है जहाँ पर साल्ट की मात्रा नहीं है, अर्थात वो जल खारा नहीं है। और मैराइन वाटर वो होता है जहाँ पर पानी की मात्रा क्या है, खारापन है। तो पानी की मात्रा में क्या होता है, खारापन। तो देखिए पानी ये भी है, पहले ये देखिए पानी देखिए ये भी है, ठीक, इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। तो देखिए पानी ये भी है, इसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। ये देखिए फ्रेश वाटर। और समुद्र वाला पानी ये भी है। तो हमें देखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसकी कई कंडीशन होता है किसकी, एल्गी की। हमें फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलेंगे, हमें मैराइन वाटर में देखने के लिए। अब फ्रेश वाटर की भी कई कंडीशन हो सकती हैं, देखिए आगे।
अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो देखिए फ्रेश वाटर की, देखिए फ्रेश वाटर फाउंड इन ए लो साल्ट वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि ऐसा पानी जहाँ पर साल्ट की मात्रा है ही नहीं, अर्थात वो पानी नमकीन है नहीं, बिल्कुल है तो छोटा मोटा हल्का सा है, अर्थात ये समझ लो नहीं है, उस पर साल्ट की मात्रा क्या है, बिल्कुल ही लो है ही नहीं, बिल्कुल ठीक। जैसे झील, जैसे कि पॉन्ड, जैसे कि रिवर्स, जैसे आपने देखा है जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, और भी बहुत सारी नदियाँ, तो हम अक्सर उनका पानी पीते तो हमें ज़्यादातर उनका पानी खारा तो इतना नहीं लगता है, बिल्कुल ज़्यादातर उस सब मीठाई कहता होता पानी, ज़्यादातर कंडीशन देखा जाए तो वो एक तरह का मीठाई पानी होता है ठीक। तो जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड की बात करें तो यहाँ भी हमें पानी फ्रेश वाटर मिलता है। उसके अलावा जो झील है, झील का भी पानी अक्सर हमें कैसा मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता। तो देखिए हमें देखो फ्रेश वाटर झील का हो गया, पॉन्ड का हो गया, उसके अलावा रिवर्स का हो गया। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए जो मिल रहे हैं उसकी बात करते हैं, ये भी मेरे पास क्या है, एक फ्रेश वाटर। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, एक तो पानी ऐसा होता है जो स्लो रनिंग वाटर, जो धीमे धीमे बह रहा हो पानी, और एक पानी वो होता है जो कि एक जगह पर स्थिर होता है ठीक। जो स्थिर होता है एक जगह पर उसे कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर या लैंटिक वाटर, और जो पानी धीमे धीमे स्लो रनिंग वाटर धीमे धीमे बह रहा है उसे हम कहते हैं लॉटिक वाटर, उसे हम कहते हैं लॉटिक वाटर। और लैंटिक वाटर उसे कहते हैं जो पानी घिट्टा है। खड़ा कहाँ पर पानी, जैसे मान लीजिए कोई झील है, झील के अंदर पानी भरा हुआ, जैसे कोई आपका तालाब है, तालाब के अंदर पानी भरा हुआ, जैसे कि पोखर है, पोखर में पानी भरा हुआ, जैसे कि गड्ढे हैं तो वहाँ गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये पानी वो है जो पानी तो है बट ये गड्ढों के अंदर भरा हुआ बह नहीं रहा है ठीक। तो जो पानी एक जगह पर होता है उसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, इसे हम कहते हैं क्या, स्टैग्नेंट वाटर। ये है मेरा क्या, स्टैग्नेंट वाटर ठीक। तो स्टैग्नेंट वाटर में देखने के लिए देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर वॉलबॉक्स मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर हाइड्रोडिक्टोन मिल जाएगा, हमें यहाँ पर स्पाइरोगारा मिल जाएगा। तो ये सब एल्गी की स्पीसीज है, ये सब क्या है, एल्गी की स्पीसीज। तो एल्गी की ये स्पीसीज जो है हमें आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, हाइड्रोडिक्टोन, स्पाइरो, ये हमें देखने के लिए क्या मिलती है, लैंटिक वाटर में यानी स्टैग्नेंट वाटर में। बट हम स्लो रनिंग वाटर की पहले कर रहे हैं जहाँ पर पानी धीरे धीरे बह रहा है, अर्थात लॉटिक वाटर की। लॉटिक वाटर की बात करें जैसे नदियाँ, ये नदियाँ दिख रही है आपको, नदी है, इस नदी के अंदर पानी देखिए, पानी खूब आराम से इधर बह रहा है, ये देखो पानी बहता जा रहा है ठीक। तो नदियाँ जब चलती रहती हैं ठीक, जब नदियाँ चल रही, नदियाँ बह रही हैं तो पानी स्थिर थोड़ा नहीं है, तो पानी बह रहा है। तो बहते हुए पानी जो है उसे हम कहते हैं लॉटिक वाटर। और लॉटिक वाटर के अंदर देखिए हमें मिलता है यूडोगोनियम मिल जाएगा, यूलोथ्रिक्स मिल जाएगा, मुझे कारा मिल जाएगा, मुझे क्लेडोफोरा मिल जाएगा। तो ये एल्गी की वो स्पीसीज हैं जो हमें लॉटिक वाटर में मिलती हैं देखने के लिए, जो हमें कहाँ मिलती है देखने के लिए, लॉटिक वाटर में। और ये वो स्पीसीज है एल्गी की जो हमें देखने के लिए लैंटिक वाटर मिलती हैं, अर्थात स्टैग्नेंट वाटर मिलती हैं, और ये रनिंग वाटर में मिलती हैं। तो यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि आखिर वो कौन सी स्पीसीज है जो मुझे लैंटिक वाटर में मिलती है और हमें लॉटिक वाटर के अंतर्गत मिलती है। अब देखिए हम आगे, ये देखिए रनिंग वाटर वाले वो एल्गी हैं जो हमने अभी बताए, रनिंग वाटर एल्गी, ऐसे एल्गी जो रनिंग वाटर में है जहाँ पर पानी बह रहा है। उसकी संरचना देखिए, ये है यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स की ये है देखिए क्या, स्ट्रक्चर्स ठीक, ये है स्ट्रक्चर्स यूलो, और ये है कारा की स्ट्रक्चर्स। ये किसकी है, कारा की स्ट्रक्चर्स। और ये स्ट्रक्चर्स है यूडोगोनियम की, ये स्ट्रक्चर्स है यूडोगोनियम की। तो ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं क्या, रनिंग वाटर में। उसके अलावा देखिए हम आगे स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर एल्गी की बात करते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर एल्गी को देखने के लिए मुझे वो मिलेंगे जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जैसे कि मुझे मान लीजिए वॉलबॉक्स, ये है वॉलबॉक्स जो कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए ये है हाइड्रोडिक्टोन, हाइड्रोडिक्टोन भी मुझे मिलेंगे स्टैग्नेंट वाटर में। उसके अलावा देखिए ये स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा भी मुझे क्या मिलेगा, स्टैग्नेंट वाटर में। उसके अलावा हम बात करते हैं देखिए प्यारे बच्चों क्लेमाइडोमोनास की,
तो क्लेमाइडोमोनास भी मुझे देखने के लिए कहाँ मिलेगा? स्टेगनेंट वाटर में, स्टेगनेंट वाटर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लैंटिक वाटर, ठीक, स्टेगनेंट वाटर या हम इसे कहते हैं लैंटिक वाटर। देखिए उसके अलावा देखिए हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कैसे हैं, मैराइन वाटर। अब मैराइन वाटर की भी देखो कई कंडीशन हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं मैराइन वाटर की, तो मैराइन वाटर की देखिए कई कंडीशन हो सकती है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैराइन वाटर में देखिए ये भी हो सकता है कंडीशन कि जैसे मान लीजिए फियोफाइसी ग्रुप के जो एल्गी हैं, जो फियोफाइसी ग्रुप के एल्गी हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, सारगासम और फ्यूकस, हम इन्हें देख सकते हैं, ये भी मुझे मैराइन में मिलते हैं। उसके अलावा रिहोडोफाइसी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं जैसे कि पॉलीसाइफोनिया, ये वो मेंबर्स हैं जो हमें किस में मिलते हैं? मैराइन वाटर में, ठीक। तो मैराइन वाटर में भी देखिए रिहोडोफाइसी वर्ग के जिसे हम कहते हैं रेड एल्गी, तो ये भी हमें देखो मैराइन वाटर ही मिलते हैं। दूसरा फियोफाइसी जिसे हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, जिसे हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते ब्राउन एल्गी जैसे मतलब एक्टोकार्पस, सारगास, ये भी मुझे समुद्र मिलते हैं देखने के लिए। उसके अलावा पॉलीसाइफोनिया की बात करते हैं वो भी हमें देखने के लिए समुद्र में मिलते हैं। उसके अलावा देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एल्गी। अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी का मतलब होता है स्थल पर पाए जाने वाले ऐसे एल्गी जो हमें देखने के लिए कहाँ मिलेंगे? स्थल पर, जैसे कि बोकेरिया, बॉटिडियम, ऊडोगोनियम, ये वो एल्गी हैं जो हमें स्थल पर खूब आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए दीज आर फाउंड ऑन सॉइल सरफेस, जो हमें सॉइल की सरफेस पर देखने के लिए मिलते हैं, और जो हमें सॉइल की सरफेस पर देखने के लिए मिलते हैं उसे हम कहते हैं सेफोफाइट्स। तो सेफोफाइट्स कौन से हैं? ये हैं हमारे क्या? सेफोफाइट्स। तो ये देखिए ये है मान लीजिए सॉइल की सरफेस, उस सॉइल की सरफेस पे देखिए चादर कालीन की तरह बिछे हुए हैं, जैसे चादर या कालीन से दिखाई देती है आपको, तो कालीन की तरह बिछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसी को कहते हैं सेफोफाइट्स, ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? सेफोफाइट्स। ये हमें सॉइल की सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं, ऑन द सॉइल सरफेस, सॉइल की सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं। इतनी बात ध्यान रखिए, सॉइल की सरफेस के ऊपर मिल रहे हैं। तो जो सॉइल की सरफेस के ऊपर मिलते हैं उसे हम कहते हैं सेफोफाइट्स। उसके अलावा कुछ हमें ऐसे मिले जो कि सॉइल की सरफेस होती है उस सरफेस से नीचे मिलते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स, ठीक। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन मतलब बिलो सॉइल सरफेस। जो मान लीजिए ये है सॉइल, ये है आपकी सॉइल, तो इस सॉइल सरफेस पर जो मुझे ऊपर मिल रहे हैं, इस सॉइल सरफेस पर जो ऊपर मिल रहे हैं, जो मुझे यहाँ मिल रहे हैं, इस जगह पर मिल रहे हैं, इस सरफेस पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्या? सेफोफाइट्स, इसे मैं कहता हूँ सेफोफाइट्स। उसके अलावा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मुझे इस सॉइल सरफेस पे यहाँ मिल रहे हैं, इस सॉइल सरफेस के नीचे मिल रहे हैं, ठीक, जो मुझे यहाँ पर इस सॉइल सरफेस पर मिले हैं, इसे मैं कहता हूँ क्रिप्टोफाइट्स, इसे मैं कहता हूँ क्रिप्टोफाइट्स। तो हमें ये देखिए यहाँ पर, ठीक, क्रिप्टोफाइट्स, जिसके लिए हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, इसे क्रिप्टोफाइट्स हम इसे या कह सकते हैं सबटेरेनियन, सबटेरेनियन, ये देखो लिखा सबटेरेनियन। तो दे आर प्रेजेंट अंडर सॉइल सरफेस, ये देखिए सॉइल सरफेस के अंतर है, ठीक है, इनसाइड है। सॉइल सरफेस क्या है? अंडर, सॉइल सरफेस के थोड़ा नीचे, अंडर, ठीक है, अंडर द सॉइल सरफेस, ठीक है। आल्सो कॉल्ड सबटेरेनियन, इसे हम क्या कहते हैं? सबटेरेनियन, ठीक है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक एंड एनावीना, तो ये भी मेरे पास एल्गी की कैटेगरी में आते हैं, बट दिस आर आल्सो नोन एज द सबटेरेनियन या क्रिप्टोफाइट्स। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? क्रिप्टोफाइट्स या सबटेरेनियन। तो इसे हम क्या कहते हैं? सबटेरेनियन। इतनी बात को ध्यान रखें, यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। तो सबटेरेनियन क्या है सिर्फ, या क्रिप्टोफाइट्स क्या है मेरे? ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टॉक, एनावीना, ये मुझे इस सॉइल की सरफेस के नीचे मिलेंगे।
जो प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगली कंडीशन ऑन द ट्री ट्रंक, हमें बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जो पेड़ होता है, पेड़ की जो ट्रंक होता है हमें वहाँ पर देखने के लिए, अर्थात उसकी छाल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये है पेड़ का ट्रंक, ठीक, इसे कहते हैं मैं ट्रंक, पेड़ का टी ट्रंक है, तो मुझे इसके ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक। तो ये क्या काम करते हैं, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर। तो एयर से, ये जो एयर है, इस एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं ये, ठीक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते रहते हैं, ऑब्जॉर्ब। जैसे प्रोटोकोकस एंड साइटोनीमा, जैसे क्या प्रोटोकोकस और साइटोनीमा, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे जो हमारी वातावरण में पाई जाने वाली जो एयर है उससे। उसके अलावा देखिए आगे सम अनयूजुअल हैबिटेट्स, उसके अलावा मुझे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो कि अन्य हैबिटेट्स में मिल जाएंगे। अनयूजुअल ऐसे हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पर भी मिल जाते हैं, बहुत अनयूजुअल हैबिटेट्स मिल जाती है। मोस्ट स्टोन्स, ऐसे पत्थर, ऐसे स्टोन्स जहाँ पर नमी है मुझे वहाँ पर मिल जाएंगे। ये देख रहे सॉइल्स के ऊपर तो हमने देखो अभी पढ़ाई, सॉइल्स के ऊपर में, उसके अलावा वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर जो हमने देखो पढ़ाई। तो ये सब क्या है, एक अनयूजुअल हैबिटेट है। तो ये है देखिए क्या मेरे पास स्टोन्स, ठीक। तो ये स्टोन्स कैसे हैं, मोस्ट, तो स्टोन्स में क्या है यहाँ पर, नमी। तो मुझे यहाँ पर देखिए ये लेयर्स मिल रही है देखने के लिए। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एल्गी। तो हमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हमें देखने के लिए अनयूजुअल हैबिटेट्स में देखने के लिए मुझे एल्गी मिल रहे हैं। उसके अलावा देखिए सम ऑफ देम, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद द फंजाई एज ए लाइकेन। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो कि कैसे भी करके फंजाई के साथ मिल जाते हैं, फंजाई के साथ मिल जाएंगे। तो फंजाई के साथ मान लीजिए ये है मेरे पास लाइकेन, तो लाइकेन के अंदर कॉम्बिनेशन है, एक तो मेरे पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पर एल्गा पार्टनर का, दूसरा है मेरे पास कॉम्बिनेशन फंगस का, ठीक। तो जब एल्गा और फंगस दोनों आपस में मिलेंगे तो उस बनी हुई संरचना को हम कहते हैं लाइकेन। तो यहाँ पर देखिए लाइकेन में क्या कॉम्बिनेशन हो गया, एक एल्गी का हो गया और फंगस को। तो ये यहाँ पर भी रह रहे हैं दोनों कैसे, एसोसिएशन, एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहे हैं, एक सहजीवी के रूप में रह रहे हैं, ठीक। तो इसे भी बेनिफिट होता है और इसे भी बेनिफिट होता है, ठीक। तो इन दोनों को बेनिफिट हो तो उस संरचना को हम कहते हैं लाइकेन। ये देखो लाइकेन क्या है, गुड इंडिकेटर ऑफ SO2 गैस। SO2 गैस के क्या होता है, गुड है। ये देखो लाइकेन है, तो लाइकेन में हम ये कह सकते हैं लाइकेन के अंदर मेरे क्या है, एल्गी और फंगस दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों लाइकेन। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, एक सिम्बायोटिक रिलेशन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक सिम्बायोटिक रिलेशन। उसके अलावा देखिए बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन के और एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पर दो चीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर के रहनी, जैसे कि एनाबीना एजोली, ठीक, एनाबीना एजोली। ये भी देखो एक एल्गी ग्रुप में आता है, एनाबीना एजोली, ठीक है, साइनोफाइसी ग्रुप का है। तो ये एजोला प्लांट के साथ में सहजीवी ग्रुप में रहता है। उसके अलावा देखो एनाबीना साइकेडी, एनाबीना साइकेडी जो हमारे पास एल्गी है, ठीक। तो एल्गी क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक, साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी देखो साइकस की जो कोरल एट्रिब्यूट होती है यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब एल्गी की सब एल्गी हैं जो किसी न किसी प्रकार के एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रह रहे हैं। उसके अलावा देखिए हमें बहुत सारे एल्गी ऐसे मिल जाते हैं जो को एपिजॉक के रूप में होते हैं। एपिजॉक के मतलब रूप है दे आर ग्रोइंग ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर मुझे उगते हुए मिलते हैं। जैसे मान लीजिए स्लॉथ बियर, जैसे क्या है स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर की इस बॉडी को देखोगे तो इसकी बॉडी के ऊपर देखिए मुझे हरी हरी दिख रही संरचना, ये क्या है, एल्गी, ठीक, एल्गी। तो देखिए इसी को कहते हैं एपिजॉक। एपी का मतलब होता है आउट, ठीक है, जॉक का मतलब होता है जूम, यानी कि एनिमल्स, एनिमल्स। तो ये कुछ
आउट सरफेस पे मिलेंगे मुझे, बॉडी की किस पे मिलेंगे, आउट सरफेस पर, मतलब एक आउटर वाली सरफेस पर। तो बॉडी के आउटर, इसे बोलता हूँ एपिजॉइक। तो यही हमारे पास क्या कहलाते हैं, एपिजॉइक। ठीक है, एपिजॉइक में जैसे स्लोथ बियर के ऊपर मुझे देखने के लिए बहुत सारे ऐसे एल्गी मिल रहे हैं जो इसके ऊपर क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर उगते हुए पाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए और भी हो सकते हैं एपिजॉइक के एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल जैसे कि क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा। अगर हम क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा बात करते हैं तो ये मुझे स्नेल के ऊपर देखने के लिए मिलता है। ठीक, उसके अलावा देखिए प्रोटोडर्मा भी है, ये मुझे देखने के लिए टर्टल के ऊपर मिलता है। यह देखिए टर्टल, ये इसकी खोपड़ी, इसके ऊपर देखने के लिए मुझे बहुत सारे मिल रहे देखने के लिए। ठीक, तो ये हमें कैसे, ये हमें किसी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी एनिमल्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर क्या वृद्धि करते हुए मुझे देखे जा रहे हैं, हमें मिल रहे हैं आसानी से। उसके अलावा देखिए हमें मिलता है एंडोजॉइक। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक, जॉय का मतलब जून, यानी कि एनिमल्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसे एल्गी मिलेंगे जो किसी न किसी एनिमल्स की बॉडी के अंदर होंगे। तो दे आर प्रेजेंट इन द टिश्यू ऑफ एनिमल्स। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो मुझे उनके टिश्यू के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं जूगुलोरेला की बात करता हूँ, ये है देखो हाइड्रा ब्रीडिस की जो बॉडी होती है मुझे उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा मिलेगा जूजेंथेला मुझे स्पंज की बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा देखो हमें मिला अगला ऑसिलोटोरिया की बात करें तो इसकी लगभग में 15 स्पीसीज। ऑसिलोटोरिया है क्या, ऑसिलोटोरिया की बात करें तो ये है हमारे पास एक ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये हमें देखो रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेटा। तो बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेटा कशेरुकी जो जीव होते हैं जिसके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम देखने के लिए, उसके देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ से वो सांस लेते हैं, मुझे उसमें मिलेंगे। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जहाँ से उनका जो डाइजेस्टिव, जहाँ पर खाना पीने का क्या डाइजेशन हो रहा, तो मुझे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमें वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा देखिए हमें मिलते हैं, देखिए एपीफाइटिक एल्गी की बात करते हैं तो एपी, ये देखो एपी का मतलब होता है आउट और फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दीज एल्गी आर ग्रो ऑन अदर लार्ज प्लांट्स। एल्गी कुछ भी हो सकता है, तो लार्ज मुझे देखो एल्गी, अगर कोई एल्गी बड़ा है तो उसके ऊपर भी मुझे छोटा एल्गी दिख रहा है। ब्रायोफाइट्स के ऊपर दिख रहा है। उसके अलावा देखो एंजियोस्पर्म प्लांट है, उसके ऊपर भी मुझे देखने के लिए बहुत सारे एल्गी मिल रहे हैं। देखिए कैसे मिलते हैं, जैसे बात करता हूँ मैं ऊडोगोनियम की। तो ऊडोगोनियम ऐसा है जो राइजोक्लोनियम के ऊपर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, राइजोक्लोनियम के। उसके देखिए माइक्रोस्पोरा मुझे बोकेरिया के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए ऊडोगोनियम की अदर स्पीसीज और स्पीसीज जो मुझे यूनोडा के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा कीटोफोरा की मुझे अकैंथिस के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये मुझे कुछ एल्गी हैं इधर के। ठीक, ये वाले क्या हैं, एल्गी। तो ये एल्गी हैं और इधर वाले जो एक लार्ज, ये वाले क्या हैं, इधर वाले क्या हैं, लार्ज एल्गी। ठीक, लार्ज एल्गी इनके ऊपर मुझे देखने के लिए खूब आसानी से मिल रहे हैं। उसका आता है कि हेलोफाइट्स। उसका आता है कि हेलोफाइट्स। अगर मैं हेलोफाइट्स की बात करता हूं तो दे आर प्रेजेंट इन द हाई साल्ट कंडीशन। ऐसी जगह पर भी मिल जाएंगे जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, साल्ट। ठीक है, साल्टी कंडीशन अर्थात नमक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नमक है। तो जैसे मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, ठीक, ये एक स्पीसीज है, ये मिलेगी। उसके अलावा उसके बाद ड्यूना लिएलेरा। ठीक है, ड्यूना लिएलेरा भी मुझे मिल जाएगा। तो ये वाली दोनों स्पीसीज भी हमें देखने के लिए हाई साल्ट कंडीशन मिल जाती है।
उसके अलावा देखिए हमें अलग और मिल जाती है, जैसे कि पैरासाइटिक एल्गी। अगर हम पैरासाइटिक एल्गी की बात करता हूँ, पैरासाइटिक का मतलब होता है किसी के ऊपर परजीवी के रूप में रहना। तो देखिए सिफेल्यूरोस वायरेसेंस, ये एक स्पीशीज है, ये एक स्पीशीज है जो ग्रो ऑन लीव्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी। जो कॉफ़ी और टी का जो प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए ये है टी का प्लांट, इस टी के प्लांट की जो लीव्स है, इस लीव्स के ऊपर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक, उसके ऊपर देखने के लिए मुझे मिल जाएगा सिफेल्यूरोस वायरेसेंस। तो ये इसके ऊपर लग जाएगा, जहाँ पर ये इसके पत्ते ऊपर होता है तो यहाँ पर एक रोग करता है पैदा, जिससे कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। तो ये एक रोड को डिसीज़ करता है, एक डिसीज़ को कॉज करता है जिसका नाम है रेड रस्ट ऑफ टी। तो इस प्रकार के हमें देखने के लिए ये मिल जाते हैं। उसके अलावा देखते हैं और देखिए क्रायोफाइटिक एल्गी। उसके अलावा देखने के लिए मुझे क्या मिलेगा, क्रायोफाइटिक एल्गी, ठीक है। क्रायो, देखिए क्रायो का मतलब होता है आइस या लो टेम्परेचर, या लो टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा लो, ठीक, लो टेम्परेचर। तो ऐसे एल्गी मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ है, यानी टेम्परेचर बहुत कम है, तो मुझे वहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे बर्फ़ के ऊपर। तो दीज आर ग्रो ऑन आइस, बर्फ़ के ऊपर या स्नो, एक ही बात है, ठीक है। उसके अलावा दीज एल्गी प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर्स टू स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो ये कह सकते हैं कि जो एल्गी होते हैं ये क्या करते हैं, ये एल्गी जो होते हैं ये एल्गी अट्रैक्टिव कलर, ये अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करती है स्नो को। तो जब उस बर्फ़ के ऊपर पाए जाने वाले बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं जो तरह तरह के होते हैं एल्गी, जिसकी वजह से वो बर्फ़ का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जिसकी वजह से वो बर्फ़ जो पूरे माउंटेन्स को ढकी हुई है, तो माउंटेन्स का क्या हो जाता है, माउंटेन्स को डबले दिया, तो माउंटेन्स कैसे हो जाते हैं, रंग वाले दिखते हैं, ठीक। जैसे हेमेटोकोकस निवेलिस। अगर मैं हेमेटोकोकस निवेलिस एल्गी की बात करता हूँ, हेमेटोकोकस निवेलिस, तो ये रेड कलर देता है बर्फ़ को। बर्फ़ के ऊपर जैसे जैसे ये उगता जाएगा तो बर्फ़ का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। जैसे कि मैं अल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन्स, तो वहाँ के अगर मैं पर्वतों को देखता हूँ, उनके पहाड़ों को देखता हूँ, तो मुझे वहाँ के कलर उसके मुझे लाल लाल दिखते हैं, जो बहुत ही के एक अट्रैक्टिव कलर होता है, जिसकी वजह से बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। तो इसका नाम है हेमेटोकोकस। तो देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है हेमेटो, हेमेटो का मतलब होता है, ये शब्द लिया गया हीम से, जिसका मतलब क्या होता है, रेड, ठीक। तो हेमेटोकोकस निवेलिस जो होता है वो हमेशा क्या करता है, उस बर्फ़ के ऊपर उगता हुआ मिलेगा, जिसका कलर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों, लाल, रेड। उसके अलावा और भी देखिए हमें मिल रहे हैं एल्गी, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, ठीक है। उसके अलावा मीसोटीनियम। तो ये दोनों जो हमें मिल रहे हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, ग्रीन कलर देते हैं। तो मान लीजिए ये बर्फ़ है, इस बर्फ़ पे देखिए, ये देखिए ग्रीन से बर्फ़ दिख रही है, बर्फ़ दिख रही है, ये देखो ग्रीन, इस पर जहाँ पर उग रहे हैं, ये तो सारी तरफ बर्फ़ है, यहाँ पर देखिए नहीं है, देखिए यहाँ पर देखिए उड़ रहे हैं, ये देखिए उग रहे हैं, ये देखिए उग रहे हैं। तो इसकी वजह से बर्फ़ कैसा हो गया है, तो बर्फ़ का कलर कैसा हो गया है, ग्रीन। तो जब बर्फ़ का कलर ग्रीन हो जाता है और बर्फ़ पूरे माउंटेन पर बिछी हुई है, तो पूरे माउंटेन को एक अट्रैक्टिव कलर मिल जाता है, जैसे कि ग्रीन, जिसकी वजह से वो माउंटेन कैसा हो जाता है, एकदम से ग्रीन हो जाता है और एक ब्यूटीफुल सा दिखने लगता है, जिसकी वजह से उसे एक अट्रैक्टिव कलर मिल जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।